गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर में ग्रामीण समस्याओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण समाज के पहलुओं पे। आज हमारा विषय है कॉपरेशन, सहकारिता। सहकारिता सब हर जगह उपयोग होता है। सहकारिता का मूल अर्थ है पारस्परिक सहयोग, मिलजुल कर काम करना। विद्यार्थी भी मिलजुल के पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी जिसे कहते हैं, वो वास्तव में सहकारिता है। इसका मूल उद्देश्य रहता है कि लोग मिल के एक साथ काम करें जिससे सभी लाभान्वित हों। ये मूल मंत्र है। जैसे जैसे समाज में जटिलता बढ़ती जा रही है तो ये संभव नहीं कि हर आदमी आत्मनिर्भर हो या अपने आप में पूर्ण हो। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर पाता, उसको दूसरे पे निर्भर रहना होता है। अपने सहयोगपूर्ण हाथों को आगे बढ़ाने के लिए या सहयोगी के हाथों को पकड़ना, यही सहकारिता है। एक ये सहकारिता हमारे जीवन का एक तरीका, कोऑपरेशन हैज बिकम ए वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का एक तरीका बन गया है। किन्हीं भी कार्यों के लिए मदद करना सहकारिता कहलाता है। शाब्दिक दृष्टि से सहकारिता सह धन कार दो शब्दों से मिला है, अर्थात मिलकर काम करना। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। हैरिक कहते हैं सहकारिता स्वेच्छा से संगठित निर्धन व्यक्तियों का वह कार्य है जो उनकी पारस्परिक शक्तियों, साधनों या दोनों को अपनी आपसी व्यवस्था के अंतर्गत सामान लाभ या हानि के उपयोग में लाया जाता है। कोऑपरेशन इज फैक्ट अ पुअर पर्सन वॉलेंटरी यूनाइटेड फॉर यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकली देयर ओन फोर्सेस रिसोर्सेज आर बोथ अंडर देयर म्यूचुअल मैनेजमेंट टू देयर कॉमन प्रॉफिट और लॉस। सीआर फ्रे के अनुसार सहकारिता समिति दुर्बल व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जो कि व्यापारिक कार्यों के उद्देश्य से संगठित की जाती है, जिसमें दुर्बल व्यक्ति सम्मिलित रूप से अपनी और अन्य व्यक्तियों की उन्नति करके दुर्बलता को शक्ति में बदल देता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसोसिएशन of the work for the purpose of joint trading who gather together and try to lift themselves out of weakness into strength। P.H. कैसलमैन कहते हैं सहकारिता सामाजिक तत्वों से बनी एक आर्थिक पद्धति है। कोऑपरेटिव इज ए इकोनॉमिक मेथड मेड बाय सोशल एलिमेंट। हॉरेस प्लंकेट के अनुसार सहकारिता वह आत्म सहायता है जिसे संगठन के द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। कोऑपरेशन इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ताल्मीकी के अनुसार है कि सहकारिता केवल संस्था ही नहीं है, यह तो व्यापार और सेवा की भावना का मिश्रण है जिसमें वफादारी, बंधुत्व और सामाजिक भावना निहित होती है। कोऑपरेशन इज नॉट merely business but a combination of business and spirit of service which involve loyalty, fellowship and corporate feeling। प्रोफेसर वार्ले ने इसकी कुछ विशेषताएं दी हैं, जैसे सहकारिता एक स्वतंत्र और ऐच्छिक फ्री एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यह प्रजातांत्रिक संगठन है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। सहकारिता सार्वभौमिक और खुली सदस्यता वाला संगठन है। ये समानता पर आधारित संगठन है। इसका मंत्र प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। एक स्वचालित संगठन है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस है। न्याय के सिद्धांत पर आधारित संगठन है। यह सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। सहकारिता एक कॉपरेशन इज ए सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट। इसकी शुरुआत भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई, जब देश में निर्धनता, शांति और अराजकता का साम्राज्य था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसने हमारे यहाँ के कुटीर उद्योगों को खत्म करना शुरू कर दिया। इससे समाज में बेकारी बढ़ने लगी, किसानों की हालत भी खराब हो रही थी। यूरोप में, विशेषकर जर्मनी में, उस वक्त सहकारी साख समितियां बनी थी जो सफलतापूर्वक काम कर रही थी। उसी के आधार पर भारत में भी रानाडे और सर विलियम वेंडरमैन ने जर्मनी के समान
सहकारी साख समितियां भारत में बनाने का प्रस्ताव रखा। शुरू में कोई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1892 में फ्रेडरिक निकलसन की अध्यक्षता में सरकारी साख समिति की संभावनाएं तलाशी गई। इन्होंने भारत में देखा जाए तो इन्हीं ने शुरुआत की थी, फ्रेडरिक निकलसन ने, और 1892 में साख समिति की स्थापना की बात की। और धीरे धीरे 1940 में देश में सहकारी साख समिति अधिनियम बना, जो सभी संस्थाओं के लिए, सभी समितियों के लिए उसमें सहयोग कर रहा था। भारत में देखते हैं हम, सहकारिता आंदोलन का सेकंड फेज 1912 से प्रारंभ होता है। 1904 के जो अधिनियम बने थे, उनके दोषों को दूर करने के लिए, उनमें संशोधन के लिए आंदोलन शुरू हुए। इसमें ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त वितरण, उत्पादन और अन्य सेवाएं देने की बात की जाने लगी। 1914 में भारत में यह आंदोलन बहुत तेजी से चला। इसके लिए, इसके दोष दूर करने के लिए फिर अंग्रेजों ने एक मैकग्लेन कमेटी बनाई, जिसका मत था कि भारतीय सहकारिता आंदोलन का विकास होते हुए भी भारत में सहकारिता की वास्तविक भावना नागरिकों में नहीं है। उसने ही कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में लिखा है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण समुदाय अशिक्षित हैं, उन्हें सहकारिता समझ में ही नहीं आ रही है। जब तक इस कमी को हम दूर नहीं कर लेंगे, सहकारी आंदोलन भारत में सफल नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे 1925 में बम्बई में, 1932 में मद्रास, 1935 में बिहार, उड़ीसा आदि जगह सहकारी अधिनियम बनने लगे। उत्तर प्रदेश में 1912 में संशोधित किया अधिनियम को। देश में 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना से भारतीय सहकारिता आंदोलन एक नई दिशा मिली। इससे सहकारी समितियों की संख्या में 1938-19 में 122 लाख तक पहुंच गई थी। फिर पंचवर्षीय योजनाएं स्वतंत्रता पश्चात जो चालू हैं, उसमें सहकारिता आंदोलन को महत्व दिया गया। योजना आयोग ने इनके लिए बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की, सहकारी कृषि का प्रचलन किया। करते 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 हम देख रहे हैं कि आज सहकारी आंदोलन या सहकारिता भारत के हर प्रांत का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। इसमें खेती के लिए उपज, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े, सिंचाई, उन्नत किस्म खाद, बीज, इन सभी की चीज़ें का प्रावधान है। इसमें दो प्रकार की भारत में सहकारी समिति है। एक देखिए प्राथमिक है सहकारी समिति, एक है केंद्रीय सहकारी समिति। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति है गाँव के किसानों के लिए, जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देती है। यहाँ गांव के 10 व्यक्ति मिलकर एक समिति बना सकते हैं, जिसका पंजीयन सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार से कराना अनिवार्य है। अभी समिति बन जाती है तो इसको नगद, बीज, खाद, कृषि यंत्र के लिए ऋण मिलने लगते हैं। फिर सहकारी क्रय समितियां बनती हैं, तो विक्रय करती हैं, किसानों से माल लेकर उसको बेचना, उत्पादित माल को ये करना। एक और है सहकारी चकबंदी समितियां। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव कंसोलिडेशन सोसाइटीज भी बनी है। भारत में कृषि भूमि अधिकांशतः छोटी और बिखरी हुई है, जिसे कृषि कार्य में उतनी सफलता नहीं मिलती है। इसके हल के लिए भूमि की चकबंदी की गई। राज्यों में सहकारी चकबंदी समितियां बनाई गई, जिससे गांव में चकबंदी समिति के माध्यम से क्षेत्र की चकबंदी की जाती है, पूरे चक की चकबंदी की जाती है, और प्रत्येक किसान को उसकी भूमि के छोटे छोटे स्थान पर 1 या 2 बड़े खेत मिल जाते हैं। तो सहकारी साख समिति को हम देखें, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सदस्यों की बचत कराना और महाजनों के चंगुल से मुक्ति दिलाना। तो हमारे यहाँ देखिए प्राथमिक सहकारी समिति है, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। ये कृषि साख समिति और गैर साख समिति, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, नॉन क्रेडिट सोसाइटी। अब केंद्रीय सहकारी समिति जो है, उसमें राष्ट्रीय संघ, नेशनल यूनियन, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, राज्य बैंक, और साख समितियां, गैर साख समितियां, इस हिसाब से काम करते हैं। सहकारिता का सबसे बड़ा मॉडल है जो हमारा अमूल मिल्क है। अमूल जो है गुजरात के आनंद में है। सहकारिता पूरे गांव के लोगों का दूध सहकारी समितियां इकट्ठा करती हैं, वो अमूल केंद्र में आता है। और आज देखिए अमूल एक बहुत बड़ी संस्था है। अमूल जो है सहकारिता के आधार पे गुजरात के किसानों की, जिन्हें अपना दूध बिकता नहीं था, खराब हो जाता था, आज वो अधिक से अधिक दूध का उत्पादन कर रहे हैं और बेच रहे हैं और लाभान्वित हैं।
इसी तरह से महाराष्ट्र में कई सहकारी साख समितियां हैं जिन्होंने खासतौर से कोल्हापुर, सांगली में ये आपके गन्ने की खेती करने वाले किसानों को वहाँ शुगर मिल बनाई। गांव के किसानों ने अपनी समिति बनाई। गन्ना बिचौलिए उनका गन्ना सस्ते दाम पे लेते थे, सरकार ले नहीं पाती थी, तो उनको हर साल जितना लागत लगती थी गन्ने की खेती में उससे आधा पैसा भी नहीं निकलता था। तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जहाँ गन्ने का बहुत उत्पादन होता है वहाँ पे सहकारी समितियों के माध्यम से शुगर मिल स्थापित हुई। और वो जो शुगर मिल हैं वो उन्होंने अपनी समिति बनाई, सहकारी समिति। सहकारिता के माध्यम से गन्ने का उत्पादन होता है, वो समितियाँ ले लेती हैं, फिर वो शुगर बनाती हैं, तो वो उनको फायदा भी देती हैं और समिति का जो शक्कर बनती है उसका प्रोडक्शन। तो आज वहाँ उस एरिया में किसान काफ़ी आर्थिक हालात में बहुत अच्छे हुए हैं। तो सहकारी समितियाँ जो हैं किसानों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हैं। व्यापारी वर्ग भी अपनी समितियां बनाते हैं, कई जगह होता है। ये सहकारिता क्या है? संगठन है, एक ऐसा संगठन जो आत्म सहायता, हम अपनी सहायता स्वयं करेंगे, इसके माध्यम से गांव नगर का पुनर्निर्माण बहुत प्रभावी ढंग से होता है। गांव में जो कर्ज था, ऋणग्रस्तता एक बहुत गंभीर समस्या है। जहाँ जहाँ सहकारी साख समितियों ने ईमानदारी से काम किया है ना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश में भी एक दो जगह है, आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पे आप देखिए ऋणग्रस्तता खत्म हो गई है। यहाँ पे जो कर्ज लेने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त होती जा रही है, क्योंकि सहकारी समितियाँ खेती के अलावा किसान के यहाँ शादी है, मृत्यु है, बीमारी है, दुर्घटना है, तो सस्ती दर पे ऋण भी देती है, जिससे कि 1% से भी कम पे वो ब्याज दर पे ऋण देती है। और वहीं जो साहूकार होते हैं, गांव के मालगुजार होते हैं, वो 10-20% पे देते हैं। आप सोचिए 20% और 10% पे जब कर्ज लेगा किसान, तो ब्याज चुकाएगा कि अपना मूल चुकाएगा। यहाँ सहकारी समिति 1-2% की दर पे बिल्कुल नॉमिनल, तो ब्याज भी चुक जाता है, मूल भी चुक जाता है, और समिति जो है, सहकारी बैंक जो है, उसकी पूंजी भी बढ़ा रही है, तो वो और ज़्यादा लोन देती। तो यहाँ पे इनको बहुत मदद है। आर्थिक लाभ के साथ साथ ये ऋण जो है, इसके कारण गांव के महाजन, कई जगह साहूकारों का एक मोनोपोली खत्म हो गई है। अब जब चाहे तब वो ऋण दे देते थे और जब चाहे तब उनसे वसूली करते थे। लेकिन सरकार से जो है ऋण जो मिल रहा है, एक प्रक्रिया के तहत मिलता है। इससे क्या हो रहा है कि किसानों में अपने पैसे की बचत की प्रक्रिया भी आई है, वो बचत भी करने लगे हैं। बचत के साथ साथ वो इनके मकड़ जाल में बच रहे हैं, जिससे इनका आर्थिक स्तर, तो आप देखिए गांव में, खासतौर से महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में मैक्सिमम किसानों के पास ट्रैक्टर भी है, हार्वेस्टर भी है, कृषि के आधुनिक उपकरण भी हैं। अब उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, क्योंकि समिति ने पूरे हार्वेस्टर ले लिए, तो समिति के जितने सदस्य हैं वो हार्वेस्टर 1, 2, 3 जो रहते हैं, हर साल वृद्धि होती है, सभी किसानों के करते हैं। और जब किसान अपने समिति के किसानों के यहाँ खेती का काम हो जाता है, उसके बाद वो हार्वेस्टर किराए पे दूसरी जगह काम करते हैं, तो वो जो पैसा मिलता है किराया काम करने का, वो उनकी पूंजी हो जाती है। इससे क्या रोजगार भी विकसित हो रहा है। अहमदाबाद का अमूल जो है, वो तो आप देखिए सहकारिता के बल पर इतना रोजगार उसने करा, इतना रोजगार विकसित किया है कि वो एक मिसाल बन गया है। मतलब उसकी कई स्टडीज हो चुकी हैं। तो सहकारिता शक्तिहीन को, जो निर्बल है, उसे पावर, शक्ति प्रदान करती है। कैसे? सभी एक होकर काम करें, जिससे आर्थिक नैतिक तौर पर स्वावलंबी होने की शिक्षा मिलती है। अभी जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है ना, ये वास्तव में आत्मनिर्भर भारत में सहकारिता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव में लोगों को 10-10 लोगों को अपने समितियां बनाना चाहिए। उन समिति के माध्यम से सरकार भी उसमें मदद करेगी, बैंक भी मदद करेंगे, और सामूहिक पूंजी लगा के आप अपने नए रोजगार, नए विकल्प तलाशें, तो आप देखें जल्दी भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत भी विकसित होगा, और हमारे किसान, हमारे ग्रामीण समाज जो है वो भी विकसित होंगे। ये हमारा सहकारिता